Good morning everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज 23 दिसंबर एंड डे है थर्सडे। सबसे पहले क्या है कि हमारे कल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर 1000 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इट इज़ अ बिग माइलस्टोन फॉर मी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दूसरी बात, ये 2-3 डाउट्स इकट्ठे हो गए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो थोड़े से अच्छे डाउट्स है तो मैंने कमेंट के अंदर रिप्लाई नहीं किया, मैं यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। पहला कमेंट ये था कि आप जो IPO के अंदर हमने देखा था, मैप माई इंडिया का IPO था 54% पर प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। उसका मीनिंग क्या होता है, प्रीमियम का स्पेसिफिकली मीनिंग क्या होता है, ये एक डाउट था कल की वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर ना। बहुत ही इजी मीनिंग है इसका कि अगर आप IPO प्राइस आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर मिला है, IPO मतलब आपने कंपनी की IPO के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में शेयर मिल चुके हैं। उसके बाद आप कितने में जो ओपन होएगा शेयर, जिस दिन वो स्टॉक मार्केट के अंदर उतरेगा असली में जाके, उस दिन कितने रुपए पे वो ओपन हुआ है, उसको बोलते हैं हम ओपनिंग प्राइस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं 154 रुपीज़ है, तो ये जो बीच में 54 रुपीज़ का गैप है, ये है प्रीमियम। अब यहाँ पर प्रीमियम है, यहाँ पर इसी तरीके से डिस्काउंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का शेयर था, वो जाके 80 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ है, मार्केट के अंदर खुला ही वो 80 रुपीज़ पर है, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ का जो चीज़ हुई है उसको हम डिस्काउंट बोलेंगे। तो इस तरीके से होता है प्रीमियम का पूरा मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है। 154 माइनस 100 कर देंगे तो 54 हो गया, अपॉन में जो ओरिजिनल प्राइस है 100 इंटू 100। तो यहाँ पर तो मैंने 154 वाला ही एग्जाम्पल लिया है, तो 54% यहाँ पर प्रीमियम आ गया। इस तरीके से प्रीमियम का पूरा रहता है ना। सेकेंड डाउट ये था कि FPI और FII कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंडियन मार्केट को। तो उसमें तो बहुत ईजी इम्पैक्ट है। जैसे FPI तो मतलब हुआ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। उसका मीनिंग क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, बट ये जनरली क्या होता है, जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बाहर से। तो ये बहुत ही मतलब पर यूनिट जो बंदा इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो अमाउंट कम होता है, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मीनिंग होता है कि जो मतलब बाहर की कंट्रीज़ के बैंक्स या कोई फंड की मतलब इंस्टीट्यूशन बना हुआ है कोई फंड का, या फिर कोई NBFC है, किसी दूसरी कंट्री का कोई म्यूचुअल फंड है, तो वो सब अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नंबर कम होता है, बट वो पर यूनिट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो दोनों ही एज एन इन्वेस्टर ही इम्पैक्ट करते हैं इंडियन मार्केट को। कि अगर जैसे अगर यहाँ के इन्वेस्टर्स यहाँ की कंपनीज़ में इम्पैक्ट मतलब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक ही बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। इस तरीके से होता है। और बाकी एक डाउट वो इनकम टैक्स वाले उससे रिलेटेड था कि XYZ जो मैंने कल एग्जांपल लिया था ना, उसके अंदर मैंने एग्जांपल ये दिया था कि मान लेते हैं X एक कंपनी है, मैं एक नया एग्जांपल ले रहा हूँ, तो XYZ हो सकता है उसमें मैंने यूज़ किया। X एक कंपनी है जो US में बेस्ड है, उसकी एक सब्सिडरी है Y कंपनी जो मॉरिशस में बेस्ड है। मॉरिशस के लिए MAU लिखा है मैंने ना। इसकी एक सब्सिडरी है फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी Z जो कि इंडिया में लिस्टेड है ना। अब US चाहता है कि मतलब US वाली जो कंपनी X है वो चाहती है कि वो इंडिया वाली कंपनी को किसी XYZ हो गया तो A कंपनी कर लेते हैं, किसी A लिमिटेड कंपनी को बेच दे। अब यहाँ पे अगर जैसे अगर आप मान लेते कोई शेयर खरीदते हैं, अगर आपने 100 रुपीज़ पर शेयर खरीदा और अगर आप 1 साल बाद उसे 200 रुपये पर बेचते हैं, तो जो आपको 100 रुपये का गेन हुआ है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर यही होता है कि अगर आप इंडिया वाली कंपनी को एक जो X बेचेगा A को, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और इंडिया में जो रेट चलते हैं टैक्स के, वो मॉरिशियस के रेट से ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो क्या करेगा, Y वाली कंपनी को सेल कर देगा A को। इनडायरेक्टली क्या हुआ कि उसने इस वाली कंपनी को भी बेच दिया यहाँ पर, और उसको टैक्स इंडिया के रेट्स के हिसाब से नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये तो खुद एक असेट है मॉरिशस की कंपनी का। तो इस तरीके से वो मॉरिशस के टैक्स लॉज काफ़ी वीक है, मतलब काफ़ी वो है, कम टैक्स लगता है वहाँ पर, इस वजह से उनको टैक्स की सेविंग हो जाती है। इससे रिलेटेड आज भी एक न्यूज़ है, तो वो भी हम कवर करेंगे। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं मेन जो आज का वो है उसके ऊपर ना। अमेजोन टू बाय कैटामैरन स्टेक इन क्लाउडटेल पेरेंट। बेसिकली क्या है, यहाँ पर 3 कंपनीज इसके अंदर मैंशन है। कैटामैरन वेंचर्स एक इन्फोसिस से रिलेटेड इन्फोसिस के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है। इसकी एक सब्सिडरी है प्रायोन बिजनेस सर्विसेज। ये बेसिकली ये क्लाउड टेल को ओन करते हैं। क्लाउड टेल क्या है, ये अमेजोन के ऊपर अपने सेलर्स देखे होंगे कि जैसे आप खुद भी एक सेलर बन सकते हैं अमेजोन के ऊपर, उसी तरीके से क्लाउड टेल सबसे लार्जेस्ट सेलर है अमेजोन के ऊपर। तो जो प्रायोन बिजनेस सर्विसेज वाली कंपनी है वो क्लाउड टेल को ओन करती है,
और जैसे मैंने अभी आपको XYZ का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से कुछ यहाँ पर चेंज चल रही है। नाउ अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन क्लाउड टेल के पेरेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एम करता है कि 100% ओनरशिप उसके अंदर हो जाए, जो मैंने प्रायोन बिजनेस सर्विसेज के ब्रैकेट में भी लिखा है यहाँ पर। नाउ इसमें कि ये इसको इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, अमेजोन प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी एक नया रूल आ गया है कि वो 25% से ज़्यादा एक ही सेलर मतलब मार्केट शेयर नहीं कैप्चर कर सकता। यानी कि आप समझें, अमेजोन के ऊपर जितनी भी सेल्स होती है उसके अंदर कोई भी एक सेलर 25% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। मतलब अगर वो करता है तो उसको बेचना पड़ेगा, जो भी उसका असेट है या जो भी उसका जो भी चीज़ है जो वो बेचता है उसको वो किसी और को हैंड ओवर करनी पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पर ना अमेजोन ने इस डील को कन्वे करने के लिए CCI से परमिशन मांगी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये हमने बेसिक डिटेल थी हमने देख ली। और बाय कैटामैरन स्टेक, अगर ये प्रायोन बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इनडायरेक्टली वो कैटामैरन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करा, कि कैटामैरन का एक असेट है प्रायोन बिजनेस। तो ये हमने पूरा देख लिया। नाउ जी, अच्छा मैंने आपको कल बताया था जी और जो SBN इंडिया में मर्जर होने वाला है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। जी साइंस डेफिनेटिव पैक्ट, मतलब कि प्रॉपर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है टू मर्ज विद सोनी। ये मैंने आपको कल बताया था। तो कौन सी कंपनी मर्ज हुई हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। सोनी की जो ग्लोबल कंपनी है सोनी कॉर्प्स SPE, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, SPE की फुल फॉर्म है। इसकी एक सब्सिडरी है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी SPN, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया। ये इंडिया की आप कंपनी बोल सकते हैं। तो इन दोनों के, इसके और जी के बीच में मर्जर हुआ है। मर्जर का मेन रीज़न यही बताया जा रहा है कि जी, तो क्या था कि जी के अंदर जो MD और CEO हैं उसके, जो पुनीत गोयनका है, उनको हटाने की बात चल रही थी। उनको उनके अंदर जी के अंदर जो मेन इन्वेस्टर है, इन्वेस्को उसका नाम है कंपनी का, वो चाहती थी कि पुनीत गोयनका हट जाए, वो उनको उसके ऊपर विश्वास नहीं था। तो उन्होंने इससे मर्ज कर लिया और अब जो आपकी मर्ज्ड एंटिटी बनेगी, जो कंपनी बनेगी मर्ज होने के बाद, उसके MD और CEO भी पुनीत गोयनका ही रहेंगे यहाँ पर। और इसके लिए, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी होने वाली है, तो उसके लिए क्या होगा कि जी कंपनी जो है वो अपने आप में डीलिस्ट हो जाएगी 3 हफ्तों तक, और उसके बाद जो मर्ज्ड एंटिटी है वो लिस्ट हो जाएगी वापस से। तो इस तरीके से पूरा होने वाला है, मैंने पूरा यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपको इसके अंदर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ IT रेड्स ऑन शोमाई ओप्पो प्रीमाइसेस, यहाँ पे मैंने ये लिखा है, आगे हेडलाइन पूरी नहीं लिखी है। इसके अंदर बहुत बेसिक है। ओप्पो और शोमाई और प्रीमाई, मतलब ऐसी जो चाइनीज़ कंपनी है जो ऐप्स वगैरह फ़ोन वगैरह के अंदर है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनी के जो प्रीमाइसेस हैं, जो रजिस्टर्ड ऑफिस हैं या वो सब चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई है। रेड के करेक्ट डेटा सामने नहीं आया है। अगर आप न्यूज़ के अंदर देखेंगे तो आज की न्यूज़ के अंदर ही ये रेड की वो आएगा। कल ये न्यूज़ के अंदर कुछ नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि आज के पेपर के अंदर जनरली कल की न्यूज़ आ रही होती है, जो येस्टरडे वाला कल। तो उस तरीके से नाउ इसके अंदर क्यों रेड हुई है, ये रीज़न 2 बताए गए हैं। पहला रीज़न है कंसीलमेंट ऑफ इनकम, दूसरा रीज़न है इन्वेजन ऑफ टैक्सेस। तो ये दोनों रीज़न इतने सेपरेट नहीं है, एक लिंक है इनके बीच में। एक ये लिंक ये है, जैसे आप इनकम टैक्स की अपनी रिपोर्ट भरते होंगे, या अगर आप नहीं भरते तो आपको पता ज़रूर होगा कि आपको खुद से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके उसको सबमिट करना होता है। फिर वो इनकम टैक्स की रिटर्न जो होती है वो आगे जाके चेक होती है और आपको मेल आ जाता है, कुछ भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये ठीक है या नहीं है, या आपको कितना रिफंड मिल रहा है, कितना आपको और पे करना है। इस तरीके से होता है। ना इन्होंने जो फाइलिंग की है, जो ऐसी कंपनीज हैं इन्होंने फाइलिंग जो की है, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ इंक्लूड नहीं किया है, कंसील करा है। कंसील मतलब छुपाना, छुपाई है कुछ इनकम्स जो इनको किसी भी तरीके से हुई हैं, वो सीधी सी बात है डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा इतनी जल्दी। तो क्योंकि इनकी इनकम कम लग रही है तो इसका टैक्सेस भी बच गया। तो टैक्सेस बचने की वजह से उस टर्म को हम बोलते हैं टैक्स इवेड करना, यानी इवेजन ऑफ टैक्सेस। तो ये बेसिकली दोनों टर्म्स हो गई। और 20 जो प्रीमाइसेस हैं दोनों ही कंपनीज के, वो वही हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा, इन सब, हैदराबाद, सॉरी आगरा नहीं हैदराबाद है। तो ये 4 सिटीज़ के अंदर मेनली बोला गया है कि इनके जो प्रीमाइसेस थे, रजिस्टर्ड ऑफिस थे, या फिर जो इनके CEO वगैरह हैं इंडिया के, उनके ऑफिस थे, या उनके मतलब घर थे, रेजिडेंशियल था, तो वो सब इनके ऊपर रेड करा गया। नो नीड टू बैलेंस इशूअर्स एस्पिरेशंस इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट्स। बेसिकली एक बार लास्ट पॉइंट पे आप देखेंगे, स्टेटमेंट्स बाय अमित त्यागी, सेबी के चेयरमैन है। जो अमित त्यागी जी सेबी के चेयरमैन है, तो इनकी ये स्टेटमेंट है जो हम पूरा समझने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट है इनकी? स्टेटमेंट, जो नए नए अभी स्टार्टअप्स के IPO आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये वीडियो देख रहे हो आपको ना पता हो कि जोमेटो का IPO आया है, पेटीएम का IPO आया है, नाइका का IPO आया है। और आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि इन सभी IPOs में एक जो लांछन लगाया जा रहा है, मतलब इनको बुरा बोला जा रहा है बेसिकली,
इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इनकी ओवर प्राइसिंग दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब हाइप बना गए हैं। 100 रुपये का जो शेयर होना चाहिए वो हज़ार रुपये तक चले गए हैं, जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये है, मतलब रियल वैल्यू। तो उस तरीके से जो भी है ओवर प्राइसिंग हो रही है। इससे रिलेटेड ही इनकी स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर ओवर प्राइसिंग ऑफ न्यू एज कंपनीज इन IPOs, ये मैंने आपको बता दिया। कॉशियस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रिटेल इंडिविजुअल्स, तो वही है कि मतलब इनको अब ऐसा तो कर नहीं सकते कंपनीज को सीधा जाके बोलें कि अपना प्राइस कम कर लो, ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो प्रूव नहीं कर सकते इस बात को कि कम होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे कि आपका जो आप DRHP फाइल करते हो, जो आपका प्रोस्पेक्टस होता है उसको फाइल करते हो, उसके अंदर आप थोड़ी और चीज़ें इंक्लूड करें और उसके अंदर क्या बताएं कि आपकी जो प्राइसिंग है उसके कुछ रेशोज़ निकलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया PE रेशोज़ होता है, PE रेशो, PB रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, ये सब रेशोज़ होते हैं। इसके बेस पे कोई भी इंडिविजुअल जज कर सकता है कि असल में कितने प्राइस होने चाहिए। जैसे अगर आप जोमेटो का देखेंगे, जोमेटो का प्रॉफिट नहीं हुआ है अभी तक, तो जोमेटो का PE रेशो नहीं निकल सकता, तो वो एक काफ़ी खतरे वाली चीज़ होती है। तो वो लोग अगर खुद से देख लेंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो वो हो सकता है कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, या कम से कम रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट ना करें, जो जल्दी डर जाते हैं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट ना करें। तो उस वजह से मतलब यही है, जिनकी जो सारी स्टेटमेंट है वो इसी से रिलेटेड है कि इन्वेस्टमेंट जो रिटेल इंडिविजुअल्स करते हैं वो लॉस में ना चली जाए किसी भी तरीके से। अगर एक म्यूचुअल फंड को लॉस हो जाता है तो भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारी कंपनीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर उसके अंदर से 3-4 भी उसके फ्लॉप हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी उसके कवर कर लेंगे उसको। बट रिटेल इंडिविजुअल काफ़ी कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके हर इन्वेस्टमेंट को अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो मतलब वही इन्होंने इसी से रिलेटेड चीज़ों को बोला है। तो ये हमने पूरा देख लिया। ना आगे चलते हैं। इजी मनी पॉलिसी कुड एंड फ्रॉम फेब, शो MPC मिनट्स। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर MPC कमिटीज होती है। MPC मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी होती है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है RBI के बिहाफ पर। RBI का बिहाफ बोलने का मतलब नहीं है कि RBI से बाहर है, RBI के अंदर ही कंपनी है, सॉरी कमेटी है। तो इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं और इसके अंदर जो मेन मेंबर हैं वो RBI के गवर्नर ही होते हैं, जो इस कमेटी के भी चेयरमैन होते हैं। तो ये जो पूरी कमेटी है ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ये साल में 6 बार मीट करते हैं, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा भी है, 6 टाइम्स पर ईयर ब्रैकेट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ इनको 4 टाइम्स मिलना होता है, बट ये जनरली देखा ही जाता है कि 6 टाइम्स अ ईयर ये लोग मिल रहे होते हैं। तो 6 टाइम्स अ ईयर का मतलब हुआ कि हर 2 महीने में इनकी एक मीटिंग हो रही होती है। तो हर 2 महीने में मीटिंग होगी। तो दिसंबर में इनकी मीटिंग हुई थी, दिसंबर के अंदर अभी इनकी थोड़े टाइम पहले मीटिंग हुई थी। इसके मिनट्स बाहर आ चुके हैं। मिनट्स का मीनिंग होता है जैसे कोई भी मीटिंग होती है उसके कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, समरी पॉइंट्स, वो बना लिए जाते हैं, लिख लिए जाते हैं एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ताकि जो लोग मीटिंग में नहीं आए थे या फिर ऐसा कुछ था तो वो लोग उससे कवर कर सकें उसको। तो वो मिनट्स होते हैं। 9 मिनट्स इसके लीक हो सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं इशू हो गए हैं, प्रॉपरली मार्केट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कुछ भी चेंजेस ज़्यादा हम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। इजी मनी पॉलिसी कुड एंड फ्रॉम फेब, मतलब कि फेब में जाके कुछ चेंज होगा तो होगा, अभी कुछ चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे फेब ही क्यों बोला, क्योंकि अब मैंने आपको बताया 2 मंथ में मीटिंग होती है, तो फेब में होगी अब मीटिंग, इस तरीके से यहाँ पर। नाउ इन दिसंबर मीट पॉलिसी इज टू बी केप्ट स्टेबल। तो दिसंबर मीटिंग के अंदर यही बोला गया कि पॉलिसी हमें स्टेबल रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए ये भी बताया गया था, मैंने शायद इसके अंदर मेंशन नहीं किया, हाँ मेंशन नहीं किया, बट इसके अंदर वही रीज़न है, ओमिक्रॉन का स्प्रेड होना। यही मेन रीज़न है कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन स्प्रेड हो जाए और हम अपनी लिक्विडिटी को भी कम कर लें तो पूरी इकोनॉमी बुरी हालत में चली जाएगी। यही मेन रीज़न है। अभी के लिए क्या चल रहा है, अभी के लिए रेपो रेट चल रहा है 4% पर और रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35% पर। तो इस तरीके से है पूरा। और मैंने आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों काफ़ी बार समझा रखे हैं। नाउ अब इसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि रेपो रेट का एक और छोटा भाई होता है वेरिएबल रेट रेपो, रिवर्स रेपो, मतलब इसको आप वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट भी बोल सकते हैं, VRRR। तो इसके लिए क्या है कि ये एक वेरिएबल है, मतलब कि छोटे टाइम के लिए कभी कभी जो RBI है अगर उसको जो पूरी इकोनॉमी के अंदर से फंड को उठाना होता है, मतलब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा चल रहा है उसको उठाना है, बट हमें कुछ कुछ मतलब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज से उठाना है। यानी कि हमें लगता है कि बैंक्स के पास बहुत पैसा है तो हम उसको वहाँ से उठा लेंगे। अगर हमें लगता है कंपनीज के पास, और कंपनी में भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर, मान लेते हैं FMCG सेक्टर के अंदर बहुत पैसा चल रहा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी किसी भी सेक्टर के अंदर होना उसी सेक्टर के लिए पूरी इकोनॉमी के लिए ख़राब बात हो सकती है। तो हम वहाँ से उनसे लोन की फॉर्म में पैसा ले लेंगे और उनको वापस से किसी को इशू कर देंगे जहाँ पे पैसे की कमी चल रही होगी। तो इस तरीके से RBI करती रहती है। तो इसको वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये एक टेम्पोररी कॉन्सेप्ट होता है।
ये बेसिकली हाईएस्ट जा सकता है 3.99%, और इसके लिए बिडिंग लगने वाली है 2 लाख करोड़ के लिए। आरबीआई 2 लाख करोड़ मॉपअप करने वाला है। मॉपअप का मतलब ही होता है, मॉपअप का लिटरल मीनिंग होता है पोछा लगाना, मतलब पोछे को मॉप बोलते हैं। तो पोछा लगाना मतलब क्या हुआ कि वो साफ़ कर रहा है, यानी कि जो अच्छी चीज़ नहीं है 2 लाख करोड़ जहाँ पे भी पार्क हो रखे हैं वहाँ पर। तो इस वाले राउंड के अंदर मेनली बैंक्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ऑक्शन ही कैसे होगा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म है। आरबीआई क्या कोट करेगा, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बोलेगा जो बहुत ही कम से चालू होगा, मान लेते हैं 2%। आरबीआई बोलेगा 2% इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं, कितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितने लोग अपना लोन यहाँ पे देना चाहते हैं 2% पर। तो बहुत सारे लोग होंगे, उस तरीके से इस तरीके से चलेगा यहाँ पर ऑक्शन करते करते हाईएस्ट 3.99% पर जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से है बाकी पूरा। अगर कोई बैंक इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और उसके पास फंड्स पड़े हुए हैं तो आरबीआई अपने रेट के हिसाब से उससे ले लेगा फंड्स। तो इस तरीके से होगा यहाँ पर। तो ये हमने पूरा देख लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो रेट से प्रॉब्लम है तो मतलब ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। टेम्परेरी बेसिस पे आरबीआई फंड उठाने के लिए जो इंटरेस्ट रेट देता है बैंक्स वगैरह को, उसको हम ये बोल देते हैं। और अगर हम सिर्फ रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये एक परमानेंट टाइप की फिगर होती है, जो कि कभी भी अगर बैंक्स वगैरह आरबीआई को लोन देना चाहें तो वो कितना इंटरेस्ट रेट आरबीआई उनको देगा, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। नो आगे न्यूज़ पे चलेंगे। न्यू जीएसटी रेट्स ऑन टेक्सटाइल लाइकली फ्रॉम जैन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है अगले मंथ में, जो मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है, बजट का जो सेशन होता है उससे पहले। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 3 सेशन होते हैं मेन। पहला सेशन होता है बजट सेशन, अगर हम साल के अकॉर्डिंग देखें तो पहला सेशन होता है बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन और विंटर सेशन। ये 3 मेन सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। उसके अंदर से बजट सेशन अभी होने वाला है। आपको बताइए फरवरी के स्टार्टिंग में ही हो जाता है, पहले फरवरी के एंड में जाके होता था ना। अब इसके अंदर जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी बजट सेशन से पहले, उसके अंदर जीएसटी के रेट्स टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उनको चेंज किया जाएगा। न्यू जीएसटी रेट्स की पूरी स्कीम इसके अंदर अप्लाई कर दी जाएगी। और जीएसटी रेट्स की जब भी स्कीम आती है तो ये ज़रूर ऑब्जर्व होता है कि कुछ चीज़ें बढ़ रही होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर जीएसटी जो है ज़रूर से कम हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। पहला मैंने पॉइंट वही लिखा है जिसके ऊपर कम हुआ है, मैन मेड जो फाइबर हैं उनके ऊपर कम हो रहा होगा। अच्छा, मैं आपको टेक्सटाइल में 2-3 टर्म्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्लांट या फिर आपके फैक्ट्री से सीधा निकलता है जो कपड़ा कह सकते हैं, उसको हम फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर से हम कन्वर्ट करके उसकी फाइबर की स्टिचिंग करके मेनली हम फैब्रिक बनाते हैं। हम मतलब कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वो फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से फिर क्लोथ बनते हैं, और क्लोथ से मतलब क्लोथ तो प्रॉपरली उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से है। फाइबर के ऊपर जो है यहाँ पर कम करें, फाइबर के ऊपर 12% कर देंगे अब जीएसटी, पहले 18% है अभी तक। और ऑल फैब्रिक्स, हर तरीके के फैब्रिक के ऊपर 5 से 12% कर देंगे बढ़ा करके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जो गारमेंट्स बिलो 1000 रुपीज़ में मिलते हैं, जो फाइनल गारमेंट मिलते हैं, उनके ऊपर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी होने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। और इंडिया जैसी कंट्री में तो मतलब हो सकता है इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हों, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये यहाँ पर रूल्स है जो चेंजेस होने वाले हैं इसके अंदर ना। आगे चलेंगे। कमिटेड टू इम्प्रूविंग फिजिकल हेल्थ फिनमेन। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है बट इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट जो है बैकग्राउंड में चल रहा है तो मैं आपको समझा दूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक स्टेटमेंट कल आई थी कि सिंस अभी बजट सेशन होने वाला है तो उनको अपनी वो भी बताना पड़ेगा कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना डेफिसिट चल रहा है, कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, ये सब चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये चीज़ें बोल रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी फिगर्स इस बार हमें निकलने देखने को मिलेंगी, क्योंकि सेकेंड हाफ जो था इस साल का, जो मैंने सेकेंड पॉइंट के अंदर लिखा है, बेटर फिजिकल रिजल्ट्स इन H2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एज रिकवरी गेन्स मोमेंटम। तो यहाँ पर वही है, अक्टूबर के अंदर स्टॉक मार्केट अपने आज तक के सबसे पीक पर था, तो इसका एक रीज़न रहा होगा, सीधी सी बात है। तो रीज़न इसका यही है जस्ट कि जो इकोनॉमी है वो अपने मोमेंटम पकड़ रही है धीरे धीरे। अक्टूबर के बाद से ही चीज़ें रिकवर होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से बाकी पूरा H2 का मीनिंग होता है हाफ ईयर 2 का मीनिंग होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो इस तरीके से पूरा ना। नॉर्मेटिव न्यूज़, ये पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है ये मैं समझाना चाह रहा था बैकग्राउंड के उसके अंदर। नॉर्मेटिव जहाँ पे भी होता है, नॉर्मेटिव का मीनिंग होता है ओपिनियन बेस्ड, और दूसरा इसका अपोजिट होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है फैक्ट्स या पास्ट बेसिस पे। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी 22% पर है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी।
मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला नहीं है यहाँ पर, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव वाला चीज़ है। और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होगी कि इंडिया में पॉवर्टी सिर्फ 5% या 2% होनी चाहिए, तो वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है जो ओपिनियन बेसिस पर है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता था कि ये न्यूज़ जो है वो नॉर्मेटिव न्यूज़ है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए इस तरीके से। ना लास्ट न्यूज़ पे चलेंगे। ये जियो और एयरटेल के बीच में, सॉरी जियो और अमेजोन के बीच में एक और डिस्प्यूट सा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जियो वांट्स ऑक्शंस फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एयरवेव्स। बेसिकली जो आपके ब्रॉडबैंड होते हैं, जो नेट में थोड़ा हाई वाला फीचर होते हैं, जिसमें आपके ब्रॉडबैंड बेस्ड सर्विसेज होती हैं, आपके वाईफाई वाली जो सर्विसेज होती हैं, तो उनका जो मेनली नेटवर्क होता है वो सैटेलाइट बेस से ही आता है। वो आपके जो पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स या जो सिग्नल वाले पोल्स होते हैं, उनसे जनरली नहीं आ रहा होता है। तो वही उसके जो सैटेलाइट के ब्रॉडबैंड होते हैं उसके लिए अभी ऑक्शन नहीं कंडक्ट कराता है ट्राई। ट्राई मतलब टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर लिखा भी है। ये बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर के अंदर का, कुछ भी आप किसको बोल सकते हैं, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रेगुलेटर है ये पूरा। तो अभी तक ये सैटेलाइट बेसिस पे जो टेलीकॉम ब्रॉडबैंड वाले सिस्टम होते हैं, या जो आप उसको कनेक्शन बोल सकते हैं, तो ये जो कनेक्शन होते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, इसके लिए कोई ऑक्शन कंडक्ट नहीं कराता है। हालांकि हर बाकी चीज़ के लिए कराता है, स्पेक्ट्रम के लिए भी कराता है, 5G के लिए भी करा रहे हैं। तो उस तरीके से ना जियो ने पहले ये डिमांड करी है कि हमें ये चाहिए कि ब्रॉडबैंड के लिए भी ऑक्शन हो, क्योंकि जियो का कोई भी ब्रॉडबैंड से बेस्ड सर्विसेज नहीं है, वो अपना बाकी कंपनी से लेते हैं। और बहुत सारी और जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनीज़ हैं उनका है, और मतलब टेलीकॉम सेक्टर से बाहर भी जो कंपनीज़ हैं उनका भी है। जैसे पहला मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिख रखे हैं सब चीज़। अमेजॉन्स कुइपर, ये एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है इसका। तो अगर आप मतलब जियो इस चीज़ को क्वेश्चन करता है और फ्यूचर के अंदर इसके अंदर ऑप्शन होता है, तो अमेजोन को काफ़ी बड़ा अमाउंट इसके लिए पे करना पड़ेगा, जो पहले इसने नहीं किया है इसके लिए ना। इसके अलावा बाकी सारे और भी हैं। स्टारलिंक, ये थोड़ा सा मैंने राइटिंग यहाँ पे चेंज हो गई, बट स्टारलिंक है, इलॉन मस्क का है ये। वन वेब, ये तो भारतीय एयरटेल का ही है, तो उसको भी काफ़ी एक सदमा टाइप लग सकता है, फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है उसके अंदर, एट्सेट्रा। ये इसी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वही है कि मतलब अगर ऑक्शन इसके अंदर कंडक्ट होते हैं इंडिया के अंदर कम से कम, तो इनको काफ़ी अमाउंट एक देना पड़ेगा ना। सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क्स ऑक्शन, ये वही था बेसिक, कि इसके लिए ऑक्शन कंडक्ट कराने की बात जियो कर रहा है। और जियो ने कैसे बात करी है, जियो ने ट्राई को एक ओपन लेटर लिखा है। ओपन लेटर कैसे लिखते हैं? ओपन लेटर बेसिकली आप एक तो लेटर लिख के किसी कंपनी को या जिसको भी आपको देना है वहाँ पे पोस्ट करते हैं। उसके बाद आप उसको एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज़ के अंदर, किसी नेशनल न्यूज़ चैनल के अंदर उसको डाल देते हैं, मतलब अपडेट करवा देते हैं। तो उस तरीके से बेसिकली जियो ने इस तरीके से आस्क किया है। तो हमने दोनों ही कवर कर लिए पूरे पेजेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको PDF या ये नोट्स भी चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। नाउ दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।